नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो 30 तक मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको, 21 से 30 तक जो पार्ट फर्स्ट था। ये पार्ट आपका सेकंड रहेगा और डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन आपके 31 से लेकर 40 तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 31वां, कि विद रेफरेंस टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म्स परमितास। तो परमिता जो था ये आपका बोधिसत्व से संबंधित था और ये परफेक्शन को समझाता था, लिखा हुआ है। तो आंसर जो बनेगा वो बनता आपका परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। बोधिसत्व आप जानते हैं किससे संबंधित था, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड था। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ टर्म परामिता इज कॉमनली ट्रांसलेटेड एज द परफेक्शन। परमिता का मतलब होता था आपका परफेक्शन। As per the Buddhism, this is the path which consists of the perfecting certain qualities which leads the pilgrim to become some बुद्ध enlightened universal बुद्ध और द बोधिसत्व। बोधिसत्व जो होता था वो वही व्यक्ति ले सकते थे जो पूरी तरीके से क्या था, बुद्धिज्म का पाठ करते थे या बुद्धिज्म को ले पाते थे, जिन्हें क्या होती, ज्ञान की प्राप्ति पूरी तरीके से हो जाती थी। द क्वालिटी आर कॉल्ड द paramis perfection is the southern tradition and the paramitas is the eastern and the northern tradition। याद रखना, paramis ये साउथ की तरफ बोला जाता था और ईस्टर्न और नॉर्थन पार्ट में से परमितास बोला जाता था। 10 तरीके के परमितास आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें था जेनरोसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एनर्जी, मेडिटेशन, विजडम, स्किलफुल, मीन्स, रेजोल्यूशंस, पावर और नॉलेज। अच्छा, डिस्पाइट स्लाइट डिफरेंसेस इन द वर्डिंग द टू सेट्स ऑफ द क्वालिटीज फ्रॉम द सदर्न एंड द नॉर्थन ट्रेडिशंस आर सिमिलर। एक जैसी ही थी आपकी, बस थोड़ा सा क्या होता था कि बोलने में क्या होता था, अंतर होता था, और वर्डिंग लिखने में अंतर होता था आपका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ द 1884 रिवॉल्व अराउंड। तो ये रखमाबाई केस जो था ये मानी जाती उस टाइम की, ये डॉक्टर थी, तो ये काफ़ी मेन नाम आता है इनका, रखमाबाई का। तो लिखा हुआ है वुमेन राइट्स टू गेन एन एजुकेशन। तो एजुकेशन से कुछ इसका संबंध नहीं था। एज ऑफ कंसेंट था क्योंकि छोटी उम्र में शादी हो गई थी, और छोटी उम्र में शादी हो गई थी तो सिंपल सा ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा था। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि एज ऑफ कंसेंट क्या था, कि सिंपल सी बात थी, काफ़ी छोटी उम्र में इनकी शादी हो जाती है, तो ये इनकार कर देती है अपने पति के साथ जाने के लिए। तो ये आपका सही है, एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड आपका ये केस बनता है 1884 का। और रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुशल राइट्स, तो इसके लिए भी उन्होंने बात की थी। तो आंसर जो बनेगा वो 2 एंड 3 होगा। तो आगे इस बात को समझते हैं कि एक्चुअल में केस क्या था। तो लिखा हुआ है रुक्माबाई 1864 टू 1955। तो लिखा वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिसाइजिंग फीमेल डॉक्टर इन द कॉलोनियल इंडिया। उस टाइम पे देखा जाएगा तो पहली जो प्रैक्टिसाइज्ड फीमेल डॉक्टर थी कॉलोनियल इंडिया, मतलब जब ब्रिटेन का शासन था तब मानी जाती। तो ये नाम आप जरूर याद रखिए। सी वॉज इन्वॉल्व इन द लीगल केस दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ द एज ऑफ द कंसेंट एक्ट 1891। तो ये आप जरूर याद रखना कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के थ्रू ये केस को बढ़ाती हैं आगे। केस क्या था मैं बता दें, स्टोरी ऑफ हर मैरिज, मतलब जब इनकी शादी की बात होती है तो लिखा हुआ सी वॉज मैरिड ऑफ एट द यंग एज ऑफ द 11। आप जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले भी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो शादी की एज है वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। जो पहले यानी कि आपकी एज होती थी, आपने सुना होगा दादा दादी नाना नानी से, तो उनकी जो शादी होती थी 12-13 साल में ये हो जाती थी, और 18-19 साल में उनके बच्चे हो जाते हैं, 17-18 साल में बच्चे हो जाते थे। धीरे धीरे करके आपने देखा है कि जो एज बड़ी है वो फिर कितना हो जाता है आपका, कि लड़कियों के 18, वैसे तो लड़कियों के 18 लड़कों के 21 है, पर आप देख रहे हैं कि आप जो मेनली जो लड़के शादी कर रहे हैं 25-30 के आसपास शादी हो जाते हैं, शादी करते हैं। लड़कियां भी लगभग 25 तक आपका शादी कर रही हैं, कुछ आपका 30 तक जा रही हैं अगर जैसे पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर देती हैं। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो 11 साल की एज में इनकी शादी तय हो जाती है, 11 साल में शादी तय हो जाती है। वाइल हर हस्बैंड, जो इनके पति थे दादाजी भीकाजी, इनके पति का नाम था, उस समय वो 19 साल के थे। तो एज जो डिफरेंस था वो 8 साल का था। बट द पार्टनर नेवर लिव टुगेदर, पर ये दोनों एक साथ नहीं रहे। कारण क्या था, देखो लिखा हुआ है दादाजी बिकाजी डिड नॉट माइंड लिविंग सेपरेटली बट लेटर गॉट इन टच विद हर व्हेन शी इनहेरिटेड द मनी आफ्टर द पासिंग अवे of her mother. She refused to go and continue to live with her stepfather and pursue her education which was not the norms of the society at the time. अब हुआ क्या कि ये पढ़ना चाहती थी, तो इसलिए इन्होंने मना कर दिया जाने से कि आपने एक ऐसी उम्र में मेरी शादी करवा दी जिस उम्र में मुझे कुछ अकल नहीं थी। अब शादी करवा दी तो इन्होंने क्या किया, जो इनके स्टेप फादर थे उनके साथ रहना पसंद किया और एजुकेशन अपनी कंप्लीट करने की कोशिश की, जो उस टाइम पे अमूमन आपको देखने को नहीं मिलती थी। अच्छा, लेकिन भिकाजी सेंट अ लीगल नोटिस टू हर स्टेप फादर
through his lawyers in the March 1884 asking him to send रुकमाबाई to his house. तो बीकाजी क्या करते थे, केस कर देते हैं, मार्च 1884 की बात है, कि रुकमाबाई को उनके घर भेजा जाए जब शादी हो चुकी है. बीकाजी साउट रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स. तो यहाँ पर बीकाजी क्या करते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स की बात करते हैं आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ द मैरिज इन द 1885, कि जब कानूनी तौर पर हमारी शादी हुई है तो क्यों मेरी जो पत्नी है वो मेरे साथ नहीं रह रही है. तो ये वाली बात होती है, तो ये आपने थोड़ा दिमाग में रखना है. Rukmabai had refused to live with the man she was married to as a child and she did not know better at the time. तो उन्होंने मना कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन में उन्होंने बोला था कि बचपन में उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, और वो कैसे शादी, यानी जिससे शादी करवा दी गई तो उसके साथ कैसे रह सकती हैं. अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर पूरा जो इन्हें एडवांटेज मिलता है वो एजुकेशन में मिलता है, क्योंकि उन्हें एजुकेशन अच्छी ली होती है. लिखा हुआ है ब्रिटिश लॉ वॉज मेंट टू बी अप्लाइड इन द केस ऑफ द कंसेंटिंग एडल्ट ओनली. अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ तो यहाँ पर ब्रिटिश कानून, जिसकी मैं तारीफ करूँगा कि उस समय आपके कुछ हद तक बेहतर थे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ थे. तो सब्सिक्वेंटली आफ्टर द न्यूमरस हियरिंग ऑफ द मैरिजेज ऑफ बीकाजी एंड रुकमाबाई वाज अफर्म्ड बिकॉज ऑफ द सोशलिस्टिक प्रेशर एट दैट टाइम. रुकमाबाई रोट अ लेटर टू द क्वीन विक्टोरिया. उस समय क्या होता है कि आई थिंक जो केस होता है वो बीकाजी के फेवर में जा रहा होता है, तो रुकमाबाई क्या करती है, एक लेटर लिखते हैं, किसके लिए, क्वीन विक्टोरिया के लिए. एंड क्वीन विक्टोरिया जो होती है ओवर रूड कर देती है कोर्ट का वर्डिक्ट और डिसॉल्व करती हैं किसको, मैरिज को. रुकमाबाई केस डिड नॉट इन्वॉल्व इन द वुमेन टू एजुकेशन, जो मैंने बता दिया, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड आपका नहीं है ये. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ. इसका सिंपल सा कारण था, क्योंकि न्यू इन्वेंशन आपके देखने को मिल रहे थे, अलग अलग कंट्रीज में आपके अलग अलग केमिकल से आपके क्या डाई वगैरह बना दी जा रही थी. पहले क्या होता था कि कपड़ों को रंगने के लिए क्या होता था, आपका इंडिगो जो आपका होता है नील की खेती की जाती थी. और आप जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह संबंधित आपका इंडिगो कल्टिवेशन से, 3 कठिया सिस्टम जिसे बोला जाता है, 1917. पर होता क्या है, जैसे जैसे 20वीं शताब्दी आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, इन्वेंशन अलग अलग कंट्रीज़, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में, जब जहाँ पर आपका बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा होता है, तो वहाँ पे कई सारे इन्वेंशन आपको देखने को मिलते हैं. उससे होता है क्या कि बहुत ही कम रेट में आपको क्या मिल जाती है, डाई बनाने के लिए मिल जाती है, अलग अलग केमिकल्स का यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है. अब उससे होता है क्या कि भारत की जो इंडिगो इंडस्ट्री रहती है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है. तो इसका जो आंसर बनेगा ये होता है आपका कि क्यों इंडिगो कल्टिवेशन था डिक्लाइन होता है. तो इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन. उस समय क्या होती है कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आपकी इन्वेंशन आने लग जाते हैं, अलग अलग टाइप की आपकी डाइस से अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और आपकी नेचुरल डाई की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो कैसा हो जाता है, आपका प्रॉफिटेबल नहीं रहता. ठीक है ना, तो ये आपने थोड़ा दिमाग में रखना है. तो लिखा हुआ इंडिगो वॉज ऑफन ऑफर्ड टू एज अ ब्लू गोल्ड. इसे आपका नीला सोना बोला जाता था बिकॉज ऑफ इट्स हाई वैल्यू एज अ ट्रेडिंग कमोडिटी. इट गिव्स ब्लू ह्यू टू द फैब्रिक्स. मतलब ये जो आपके कपड़े होते थे उनको क्या करता था, रेस से होते थे, उनको आपका कैसा नीला कलर देता था. द डिमांड ऑफ द इंडिगो इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द ब्रिटेन एंड सो डिड इट्स प्रोडक्शन. द सॉइल ऑफ इंडिया वॉज हाईली सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ इंडिया. तो क्या होता था कि आपका 3 कठिया सिस्टम जो होता था वो ऐसा होता है कि हर 10 में से 3 साइड से, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कि हर 10 में से 3 खेतों में आपको इंडिगो उगाना ही उगाना है. ठीक है ना. अच्छा, आगे था ब्रिटिशर्स फोर्स इंडियन फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो. ये था चार्टर एक्ट आता आपका 1833 का, गिव्स द राइट टू द प्लांटर्स टू एक्सप्लॉइट फार्मर्स. द लोन ऑफर्ड टू फार्मर्स वाज सो हाई दैट द फार्मर्स ऑलवेज रिमेन इन डेट एंड दे हैड टू ग्रो द वट एवर देयर ब्रिटिश प्लांटर आस्क्ड देम टू. अब होता क्या था कि चार्टर एक्ट 1833 में क्या था, राइट्स टू द प्लांटर्स के यहाँ पे आता है कि वो एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को. होता क्या था कि जो फार्मर्स होते थे वो क्या कुछ ऋण ले लेते थे, लोन ले लेते थे, और जो उसका क्या होता था, बोल सकते हैं आपका इंटरेस्ट रेट होता था काफ़ी हाई होता था, और वो पे नहीं कर पाते थे. अब जब पे नहीं कर पाते थे तो क्या करते, जो ब्रिटिश प्लांटर्स होते थे उनसे बोलते थे कि चलो आप पे मत करो, पर आपने क्या करना है कि अपने खेतों में किसकी उगाई करनी है, इंडिगो की करनी है, नील की खेती करनी है, और उसे आप हमें दे देंगे. अच्छा, आगे लिखा ऑलमोस्ट ऑल द फर्टाइल लैंड वेंट इनटू द ग्रोइंग इंडिगो एंड द फार्मर्स फेल्ट एक्सप्लॉइट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स. बाय द लेट 19th सेंचुरी नियरली ऑल इंडिगो केम फ्रॉम द इंडिगो बुश प्लांटेशंस इन इंडिया. कार्ल ह्यूमन इन ज्यूरिक, याद रखना, ज्यूरिक में क्या होता है कि इन 1890 फाउंड अ वे ऑफ द मेकिंग द बेटर इंडिगो कलर फ्रॉम द एनलिन. एनलिन के थ्रू आपके क्या होने लग जाती है कि कार्ल ह्यूमन ये क्या कर देते हैं, आपका इंडिगो कलर मेक करने लग जाते हैं बाई केमिकल. अच्छा, फिर लिखा हुआ BASF नाउ मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ द सिंथेटिक इंडिगो इन द 1897. सून मैनी कंपनीज कम अप विद देयर इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ द केमिकल कलर्स एंड दिस लेड टू द फॉल ऑफ द इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया. अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका मैनी फार्मर्स इन इंडिया वर लेफ्ट विद द टन्स ऑफ द इंडिगो अलॉन्ग विद द डेट एंड नो वन वाज विलिंग टू बाय इट.
तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादातर क्या थे कि जो आपके फार्मर्स थे इंडिया में वो लेफ्ट कर देते हैं किसको, इंडिगो कल्टीवेशन को, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेट में फंस जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, और फिर उल्टा यहाँ पे क्या था कि अब ऋण क्यों चल रहा होता है, क्योंकि जो इंडिगो कल्टिवेट वो करते थे, उगाते थे, उसको वो बिक भी नहीं रहा था। तो क्या होता है, हेंस वी कैन से दैट द इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ द अनप्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेलेजली स्टेबलाइज द फोर्ट विलियम कॉलेज जो आपका कलकत्ता में थे, क्यों स्टेबलाइज किया था? बहुत आसान है कि जो आपके ब्रिटिश सिविलियंस होते थे उन्हें ट्रेंड करना था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से, ताकि वो भारत में क्या कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव वे में बेहतर कर सके, प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ा सकें, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो आंसर बनेगा ही वांटेड टू ट्रेन द ब्रिटेन सिविलियन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया, ये आपका आंसर होगा। तो लिखा हुआ है लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली वॉज द ब्रिटिश पॉलिटिशियन एंड द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया बिटवीन द 1798 टू 1805। ये वही व्यक्ति है जिसने सब्सिडारी अलायंस आपका क्या होता है इंट्रोड्यूस किया था। एंड लेटर सर्व्ड एज अ फॉरेन सेक्रेटरी इन इंडिया, सेक्रेटरी इन द ब्रिटिश कैबिनेट। He introduced the doctrine of the subsidiary alliances under which an Indian ruler had to dissolve his own armed forces and accept the British forces in his territory. The British territories in India had expanded greatly in the 1800 and there was an urgent need for a more truly organized administrations. आगे लिखा तो ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशंस रिक्वायर ट्रेन्ड मैन हु कुड नॉट ओनली द कम्युनिकेट इन द लोकल लैंग्वेज बट ऑल्सो अंडरस्टैंड द country and the people they were rapidly gaining control over. Lord Richard Wellesley established the Fort William College at the Calcutta to train the British officials. Next लिखा हुआ British officials was taught Indian language and the culture of the people of India for better administration ऑफ ओवर them. अब जैसे मैंने यहाँ पे बात की ना, जैसा सब्सिडारी अलायंस था कि भाई जो आपके कहते हैं राजा महाराजा होते थे, वहाँ पे क्या कर दिया जाता था कि बोल दिया जाता था कि भाई हमारी सेना जो है आपकी रक्षा करेगी, और पर खर्चा आप संभालोगे। अब इससे आगे जाके यही समझ में आता है कि भाई कि जो सेना होगी वो पैसे तो लेगी राजा से, पर काम करेगी किनका, ब्रिटिश का, जो ब्रिटेन के जो आपके कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का। आगे लिखा हुआ है हाउएवर द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट इन द फेवर ऑफ द ट्रेनिंग कॉलेज इन द कलकत्ता एंड इट रिमाइंड अंडर फंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देख लीजिए जो फोर्ट विलियम जो आपका था कॉलेज था वो आपका ज़्यादा आपका फंडेड नहीं हुआ बाई द आपका जो क्या था, जो आपकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे एक टाइम पर भारत में जो सलाहकार होते थे किसके, आपके गवर्नर जनरल के, तो उन्होंने मना कर दिया। तो काफ़ी टाइम तक आपका अंडर फंडेड इसने काम किया। द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेजेस एट द हैलीबरी इंग्लैंड वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रेनिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स फॉर द एंड द फोर्ट विलियम कॉलेज कंटिन्यू टू बी द सेंटर ऑफ द लर्निंग ऑफ द लैंग्वेजेस। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, विद द रेफरेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, उलगुलान और द ग्रेट तमल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विच। उलगुलान जो ये वर्ड आता है ये आता आपका बिहार झारखंड से, और नाम जुड़ता है किसका, तो ये जुड़ता है आपका किसका, बिरसा मुंडा का। तो ये बिरसा मुंडा रिवॉल्ट ऑफ द 1899 टू 1900 के आसपास है, इससे संबंधित है। उलगुलान उन्हें बोला जाता है। बिरसा मुंडा की अभी आप जानते हैं हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने क्या की थी, मूर्ति का अनावरण किया था। इन्हें भगवान का दर्जा भी दे रखा है। वहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं, मुंडा जनजाति के लोग होते हैं, तो वो भगवान बिरसा मुंडा उन्हें बोलते हैं। बाकी आप रिवोल्ट 1857 आप जानते हैं, 1857 की क्रांति आप जानते हैं। मोपला रिवेलियन जो था केरला की तरफ हुआ था, और केरला में जो आपका मालाबार कोस्ट जिसे बोला जाता है आपका, उस तरफ देखने को मिलता है। जो मुस्लिम पीजेंट्स है, मुस्लिम जो आपके कौन थे, किसान थे, वो विद्रोह करते हैं किनके, हिंदू जो आपके कौन रहते हैं, जमींदार रहते हैं, उनके खिलाफ ये आपका क्या रहता है, मूवमेंट रहता है। इंडिगो कल्टिवेशन आपका पहले भी हुआ था, और इंडिगो कल्टिवेशन से रिलेटेड याद रखना चंपारण सत्याग्रह आपने याद रखना 1917 का, और इंडिगो कल्टिवेशन से रिलेटेड न्यूज़ मैंने अभी आपको बताई थी, तो पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ बिरसा मुंडा 1874 टू 1900 अगर आप देखेंगे तो ये 26 साल ही जिए थे। आप देख रहे होंगे 26 साल के थे जब इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वॉज द सन ऑफ द शेयरक्रॉपर हु हैड रिवाइव्ड some education from the missionaries. Birsa became a critic of the traditional tribal customs, religious beliefs and the practices. He called upon the Munda community to fight against the superstitions given up the animal sacrifices. देखो क्या क्या चीज़ें सिखा रहे थे कि भाई देखो सुपरस्टिशन जो होता है ना, हमारा अंधविश्वास होता है, उससे हटना है। जो पशु बलि दी जाती है उसे हटाना है। रिटेन द ट्राइबल ट्रेडिशन ऑफ द वर्शिप इन द सैक्रेड ग्रुप। द मुंडा सरदार हैड बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर सिस्टम ऑफ द कॉमन लैंड होल्डिंग्स बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ द जागीरदार, ठेकेदार, रेवेन्यू फार्मर्स एंड द मर्चेंट मनी लेंडर्स। उसमें क्या होता था कि जैसे कि जो भी जमीन ब्रिटिशर्स को पसंद आती थी वहाँ पे क्या करते थे, अधिकार जमा देते थे और उन्हें जमींदारों को दे दिया जाता। जमींदार वहाँ पे क्या करते थे, किसानों से बोलते खेती करवाते थे, उनसे टैक्स वगैरह लेके फिर किन को दे देते थे, आपका अंग्रेजों को दे देते थे। तो बिरसा मुंडा ने ये देखा कि ज़मीन हमारी और टैक्स हम क्यों दें भाई,
जब ज़मीन हमारी है, सारा काम हमने करना है, तो आप यहाँ पर कौन होते हैं आने वाले? तो ये आपका रिवोल्ट चलता है अंग्रेजों के खिलाफ। देखो, द मुंडा ट्रेडिशनली enjoyed a preferential rent rate as the original clearer of the forest, but in the course of the 19th century, they had seen their jobs were being eroded by the Jagirdar and the Thekedar coming as the merchant and the money lenders. Birsa proclaimed the rebellion to stabilize the Munda rule in the land. The revolt is also known as the उलगुलान बोला जाता है। उलगुलान एक हिसाब की उनकी क्या थी, क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ। The Ulgulan, which means the Great Tumult, was one of the most significant tribal uprising. On the Christmas Eve 1899, Birsa gathered a force of the 6,000 Mundas armed with the swords. उनके पास तलवारें थी, 6,000 लोगों को इकट्ठा करते अपनी जनजाति के spears, battle axes and the bows and the arrows. The rebels attacked police station में हमला होता है, and the official churches और missionaries में यहाँ पे हमला हो जाता है. He was captured at the beginning of the February 1900. लोग इनकी जानकारी दे दी जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, जहाँ तक मैंने इनके बारे में पढ़ा है कि इन्हीं का कोई यानी कि खास जो रहता है वो क्या करता है कि इनकी जानकारी देता है कुछ पैसों के लालच में, और 1900 फरवरी में क्या हो जाता है, इन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ जून में 1900 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा, विद रेफरेंस टू द स्कॉलर लिटरेचर ऑफ द एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले लिखा, द पाणिनीज एसोसिएटेड विद द पुष्यमित्र संघ। पुष्यमित्र संघ का जो संबंध आता है वो आता है आपका जब आपका बोलते हैं आपका जब गुप्ता डायनेस्टी थी, तो गुप्ता डायनेस्टी लगभग आपका फर्स्ट सेंचुरी ईडी लगभग जो आपका चलता है 300 BC के आसपास से लगभग 100 या लगभग ईडी तक चलता है। तो जो इनका अंतिम शासक रहता है बृहदत्त, तो उसको क्या कर देता है, उन्हीं का जो आपका क्या रहता है कमांडर जनरल रहता है। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो गुप्ता एम्पायर था उसमें क्या था, कमांडर इन चीफ थे। देखते हैं कि जो एक वीक रूलर है कौन आपका बृहदत्त, उसकी हत्या करते हैं और वहाँ पे शुंग डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं। तो पाणिनि, एक चीज़ मैं बता दूं, पाणिनि ने क्या लिखी थी, आपकी अष्टाध्यायी लिखी थी, जिसे आपका संस्कृत का पहला आपका क्या व्याकरण बोला जाता है पाणिनि के नाम से। और उसमें क्या है कि बाद में जाके जो आपके कौन थे, पतंजलि थे, उन्होंने उस पर एक टीका लिखी थी महाभाष्य नाम से। पर एक जो एक्चुअली मैं बताऊं तो पाणिनि का कुछ क्लियर एविडेंसेस नहीं मिलते कि वो किस सेंचुरी के थे, क्लियर एविडेंसेस नहीं उनके जन्म का, तो ये गलत हो जाता है कि वो पुष्यमित्र शुंग के रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता अमर सिंह एसोसिएट विद हर्षवर्धन। नहीं, अमर सिंह जो थे वो एसोसिएट थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी बोला जाता था, उससे थे। तो ये आपका गलत हो जाता है, ना कि हर्षवर्धन से नहीं थे बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय से थे। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन सा था आपका, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, ये गुप्ता डायनेस्टी नहीं, मौर्य डायनेस्टी थी। मौर्य डायनेस्टी का लास्ट शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या कर देता कौन, पुष्यमित्र शुंग। हाँ, चंद्रगुप्त जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी से आते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इन्हें बोला जाता था, सकारी विक्रमादित्य भी इन्हें बोला जाता था। 60 शासकों को पराजित किया था। तो लिखा हुआ कालिदास एसोसिएटेड विद द चंद्रगुप्त, बिल्कुल सही है। अमर सिंह भी इनसे संबंधित है, इनके नवरत्नों में से एक थे। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका कौन सा, वो बनेगा आपका थर्ड, ओनली द थर्ड वन इज द राइट आंसर। तो लिखा पाणिनि, ही वॉज बॉर्न इन द सलातुला ऑन द इंडस रिवर, वो उसके आसपास जो आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान है उसके आसपास उनका जन्म हुआ था। ही वॉज अ संस्कृत ग्रामेरियन एंड गेव अ कॉम्प्रिहेंसिव इन द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ द फोनेटिक फोनोलॉजी एंड द मॉर्फोलॉजी। ही इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द लैंग्वेज एंड द लिटरेचर ऑफ संस्कृत। हिज मेजर वर्क्स इन्वॉल्व द ट्रिटीज कॉल्ड द अष्टाध्यायी, मैंने बताया था जिसे अष्टक बोला, इट कंसिस्ट ऑफ द 8 चैप्टर, ईच सब डिवाइडेड इनटू द क्वार्टर चैप्टर्स. Under the Ashtadhyayi, he distinguished between the languages of the sacred texts and the usual language of the communication. He gave the formal production rules and the definition to describe the Sanskrit grammar. He gave about the 1700 basic elements like the noun, verbs, vowels, consonants. He put them into the classes. अच्छा, आगे लिखा हुआ है पुष्यमित्र शुंग इज द पोस्ट मॉडर्न किंग, जैसा मैंने आपको बताया, वेयर द बर्थ ईयर ऑफ द पाणिनि इज नॉट नोन, क्लियर नहीं है। एक्सपर्ट गिव्स द डेट ऑफ द पाणिनि, अलग अलग है, 4th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी के आसपास इनको बता दिया जाता है, विच आर ऑल द प्री मॉडर्न्स। अच्छा, अब आता आपका अमर सिंह का। तो अमर सिंह की अगर बात करें तो ही वॉज अ संस्कृत ग्रामेरियन द पोएट फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया। ही इज सेड टू हैव बीन द वन ऑफ द 9 जेम्स दैट अडॉर्न द थ्रोन ऑफ द विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय की यहाँ पे बात हो रही है। मोस्ट ऑफ हिज वर्क वॉज destroyed by the exception of the Amarkos लिखे अमर सिंह ने। The Amarkos is the vocabulary of the Sanskrit root in the 3 books and hence the sometimes called the Trikand और द ट्राइपर्टाइट से बोला जाता है। तो हर्षवर्धन से रिलेटेड नहीं थे आपके अमर सिंह, ये आपके क्या थे, 9 जेम्स में से एक थे, जैसा मैंने आपको बताया कि 9 रत्नों में से एक थे, किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। कालिदास की बात करें तो ये तो बिल्कुल उनसे रिलेटेड थे। ही इज ऑफन कंसिडर्ड द एंशिएंट इंडियाज ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड द ड्रामेटिस्ट। मालविकाग्निमित्रम, जैसे मालविका और अग्निमित्र से संबंधित कहानी। उर्वशी एंड द शकुंतला, जैसे आपने सुना होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम इन्होंने लिखी थी, दुष्यंत और शकुंतला के जो प्रेम संबंधों से संबंधित थी। एंड इज द मोस्ट नोन ड्रामाज
His poetry was based on the Vedas, the Ramayana and the Mahabharata and the Puran. According to the traditional lore, Kalidas belonged to the court of the Chandragupta Vikramaditya, या चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें बोला जाता है. However, the date of the life event are disputed, कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये भी डिस्प्यूटेड है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिसेंट एडवांसेस इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज टू. ये आपका रिलेटेड है, आपका माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस से रिलेटेड है. तो ये आपका प्रिवेंशन करता है, यानी कि लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग. तो पढ़ लेते हैं. देखो लिखा हुआ है कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, तो लिखा इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द प्रो न्यूक्ली फ्रॉम द वन जाइगोट्स. अब जानते हैं जाइगोट्स क्या होता है, जब आपका ट्रांसफ्यूजन होता है बिटवीन द एक्स एंड द स्पर्म्स, उसे जाइगोट्स बोल दिया जाता है, टू अनदर. That this technique first requires the fertilization of the healthy donate's eggs provided by the mitochondrial donors with the intending the male parent's sperms. The intending the mother affected oocytes are, ये oocytes females में होते हैं, are fertilized with the intending the father's sperms. Thereafter the both the sets of the fertilized oocytes are allowed to develop to the early zygote stages with the pronuclei are visible. जहाँ पर आपको pronuclei आपको visible तौर पे देखने को मिलता है जब fertilization आपकी process start हो जाती है. The pronuclei of the zygotes formed from the donated oocytes are removed within a cryoblast using the micro manipulations equipment, and then it is discarded. The resulting zygote contain the nuclear DNA from each of the intending the parents and the donor's empty DNA. The zygotes is then implanted into the mother uterus. उसमें चले जाते हैं. आप जानते हैं मदर यूट्रस जो होता है आपका वॉर्म जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, गर्भगृह माँ का. This offspring produced from the genetic material of the one man and the two women are also referred to as the three parent baby. ये याद रखना, ये offspring किससे रिलेटेड है, आपका एक आदमी और दो महिलाओं से. तो जो बेबी होता है थ्री पैरेंट बेबी हो सकता है. जैसा आपका कौन सा होता है, सैरोगेसी सैरोगेसी बोलते हैं ना, हाँ सैरोगेसी बोलते हैं आई थिंक सो, मेरे दिमाग से हटा नहीं होगा. जिसमें क्या होता है कि कोक क्या बोलते हैं, आपका कोक किराए की कोक ली जाती है, जो आपका एक मेल और एक फीमेल का आपका एग और स्पर्म आपका वॉर्म में डाला जाता है तीसरी वोमेंस के. जैसा आपका मैंने बताया था शिल्पा शेट्टी हो गई या फिर शाहरुख खान की वाइफ हो गई, शाहरुख खान की वाइफ नहीं, शिल्पा शेट्टी आई थिंक जो उनका दूसरा जो आई थिंक जो बोल सकते हैं चाइल्ड था वो भी आपका सैरोगेसी के थ्रू है. और आई थिंक शाहरुख खान का जो बेटा है अब्राहम वो भी आपका सैरोगेसी के थ्रू है, ठीक है ना. तो लिखा हुआ है. और एक पिक्चर भी आ रही है आई थिंक मिमी नाम से, वो पिक्चर आप अगर रिलीज़ होने वाली होगी आई थिंक, तो वो शायद से किसकी, कृति सैनन है उसमें एक्ट्रेस, तो वो पिक्चर है, उसमें सैरोगेसी के बारे में काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं. अच्छा नेक्स्ट लिखा, देयर आर द वेरियस अप्रोचेस दैट कुड हेल्प द वुमन टू ओवरकम द इनफर्टिलिटी एंड कुड प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग ऑफ द पोटेंशियली डेलिबरेटिंग द माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस. प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर रिड्यूस द इफेक्टिव ऑफ द म्यूटेशन दैट occurs in the DNA of the cellular organelles known as the mitochondria. Hence this technology is used to prevention of the mitochondrial disease in the offspring. अच्छा देख लीजिए, ये आपका ह्यूमन एग होता है जिसे ओव्यूम बोला जाता है. तो अंदर की तरफ न्यूक्लियस होता है, बाहर की तरफ आपका ये जो बाहर की तरफ आपको दिख रहा है जेली लाइक स्ट्रक्चर से साइटोप्लाज्म बोलते हैं. फिर ये आपका इस तरफ जो देखने मिल रहा है ये फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, जो आपका क्या होता है आपका डिफ्रेंशिएट होता है पूरे, यानी कि बोल सकते हैं सेल से. बाहर की तरफ आपको कोरोना रेडिएटर देखने को मिलता है, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं. और अंदर की तरफ जो आपको ये रिंग टाइप की दिख रही है उसे जोना पेलिकुलर यानी जेलिकॉस्ट बोलते हैं. तो ये आपका किसका है, ह्यूमन एग है, जो फीमेल्स में आपका प्रोड्यूस होता है. ह्यूमन स्पर्म की बात बोलें तो उसे स्पर्मेटोजोआ बोला जाता है. उसमें एक आपका टॉल फ्लैजेला देखने को मिलती है, मिड पीस देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें होता है, हेड होता है, एक्रोसोम होता है, आपका सेंटियोल्स होता है, न्यूक्लियस होता है. ये पूरी प्रोसेस चलती है. जैसे ये आपका जो स्पर्मेटोजोनियम है और ओजोनियम, तो ये आपका देखेंगे तो स्पर्मेटोजोनियम में आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, वो आपका डाइपोल्ड होता है. फिर सेकंड स्पर्मेटोसाइट में फिर वो दोनों क्या होते हैं आपके डाइपोल्ड होते हैं, एक से दो निकलते हैं, दूसरे से भी दो निकल जाते हैं. जिससे आपके कितने 4 स्पर्मेटोजोआ आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं. जबकि फीमेल के ओगोनियम्स में आपको देखने को मिलता है प्राइमरी ओसाइट्स होता है, ये आपका डाइपोल्ड होता है, पर जो होता है एक बन जाता है आपका फर्स्ट पोलर बॉडी जो आपका अलग हो जाता है. सेकेंडरी ओसाइट भी आपका अलग से निकल के एक बनाता है ओटाइट, और फिर दूसरी सेकेंड पोलर बॉडी निकल जाती है, उसका काम नहीं होता. फिर आपका डिफरेंशिएशन होता है, एक ओव्यूम निकल जाता है. तो हमेशा याद रखना जब आपकी जाइगोटिक कंडीशन से पहले की बात होती है, जो आपका ओसाइट्स कंडीशंस होती है वहाँ पर एक ही आपका एक एग होता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है. और स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको देखने को मिलता है कि आपके 4 स्पर्मेटोजोआ आपके प्रोड्यूस होते हैं. तो ये रेशियो होता है आपका 4:1 का, ये आपने हमेशा याद रखना है. अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये मैं बता चुका हूँ, ये स्पर्मेटोजोन है, ये ओव्यूम है, ये क्लियर करवा चुका हूँ. यहाँ पे हिट करते हैं कौन, आपके जो स्पर्म्स होते हैं ये आपके हिट करते हैं जो आपकी कौन सी साइटोप्लाज्म दो ओव्यूम्स इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं. और ये क्लियर करते हैं किसको, एक्रोसोम आपका टकराता है. एक्रोसोम मैंने बताया था आगे वाला जो हेडिंग पार्ट होता है वो होता है आपका
और ये फॉलिकल्स इसको क्या करता है आपका डिफ्रेंशिएट करके अंदर की तरफ जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही क्या होता है कि आपका एक कोई भी स्पर्म आपका क्या होता है अंदर की तरफ चला जाता है, ये क्या करता था बाहर की जो सेल्स होती है उसको क्या कर देता है आपका लॉक कर देता है, और जितने भी आपके बाकी स्पर्म होते हैं वो आपके डेड हो जाते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी तो एक मेनली जो आपका 19 to 95% आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कि आपका एक ही स्पर्म क्या कर रहा है, एग को हिट करता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। पर कभी कभी क्या होता है कि आपका दो एक साथ हिट कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा बच्चे क्या होते हैं जुड़वा पैदा होते हैं, या बहुत ही रेयर केस है 0.01% केसेस में क्या होता है कि तीन आपके स्पर्म्स क्या होते हैं हिट कर जाते हैं और बच्चे तिड़वे पैदा होते हैं, मतलब तीन बच्चे एक साथ पैदा होते हैं जैसे आपके फराह खान के। तो इस तरीके की सिचुएशन भी आपको देखने को मिलती है। मेनली 95% मैंने बोल दिया कि एक स्पर्म क्या करता है आपका, एक स्पर्म जो आपका होता है सेल होता है वो हिट करता है। ये पूरी आपकी प्रोसेस चलती है, पहले ओवुलेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन प्रोसेस भी पूरी चलती है। तो ये लिखा हुआ ना ओवुलेशन, द रिलीज ऑफ द मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी फ्रॉम द पॉसिबल फर्टिलाइजेशन। तो ओवरी से क्या होता है कि आपका एग प्रोड्यूस, आपका क्या होता है एग निकलता है बाहर। ये लगभग होता है जब जब पीरियड स्टार्ट होते हैं फीमेल्स में, तो 14 दिन के बाद आपका ये क्या होता है एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर होता है, तो जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं आपकी, जो फीमेल आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, वहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा। और ये कितने घंटे तक चलता है, तो 12 से 24 घंटे के आसपास ये चलता है। फिर होती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, वहाँ पर क्या होता है कि द यूनियन ऑफ द स्पर्म्स विद द एग ऑल्सो नोन एज द कॉन्सेप्शन। वहाँ पर क्या होता है कि आपके कई सारे स्पर्म्स क्या करते हैं हिट करते हैं किसको, एग को, और ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। इसमें कितना टाइम लगता है, तो ये लगता है भाई 12 से 24 घंटे तक आपका टाइम लगता है आफ्टर द ओवुलेशंस। अच्छा, कहाँ पर होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, जो क्या होता है आपका ओवरी के नज़दीक होता है। और कहाँ कब तक चलता है, लगभग 24 घंटे के अंदर तक चलता है। फिर होता है इम्प्लांटेशन, द अटैचमेंट ऑफ द फर्टिलाइज एग। एग के साथ आपका क्या होता है कि जो आपके क्या होता है स्पर्म्स होते हैं कनेक्टेड हो जाते हैं, जैसे ब्लास्टोसिस बोलते हैं, ये यूट्रिन वॉल से आपके कनेक्टेड हो जाता है। इसमें लगभग आपके 6 से 11 दिन लगता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये और क्या बनने लग जाती है आपकी, तो ये यूट्रिन लाइनिंग आपकी क्या होती है बिल्ड होने लग जाती है, इसमें लगभग 48 घंटे लगते हैं। इसलिए जो आपकी जो आपकी क्या होती हैं जो आपकी पिल्स वगैरह होती हैं जो आपका प्रेगनेंसी को रोकती हैं, तो आपने देखा होगा 72 आवर्स के अंदर ही बोलती हैं। तो 72 आवर्स इसलिए है क्योंकि तब तक आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो रही होती है, तो उससे पहले ही उसको खाना होता है ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपकी आगे ना बढ़ पाए। तो ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पूछा गया था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या कर सकते हैं। इससे रिलेटेड तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी बनी है, भारत में भी इससे रिलेटेड आपके कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, कई सारे आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो लिखा ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन द इंडस्ट्रियल यूनिट। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में आपको कम कर सकते हैं। क्रिएट द मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड द सॉन्ग्स। बिल्कुल सही है, आप देखते होंगे कि आप जैसे क्या बोलते हैं, आप जैसे क्या करते हैं कि इंटरनेट का यूज़ करते हैं, और जैसे क्या वो मैं भूल गया नाम, सिरी बोलते हैं ऐसे, अमेज़ॉन पे सिरी है कि कौन है, आप नाम लेते हैं तो क्या हो जाता है आपका सॉन्ग, आप किसी भी सॉन्ग का नाम लेंगे, आप किसी भी स्टोरी का नाम लेंगे तो वो आपको क्या कर देगा, आपके आपसे रिलेटेड क्या होती है जो सर्च हिस्ट्री होती है वो दिखा देता है। तो वहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है। डिसीज डायग्नोसिस में आपका इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सेशन जो होता है, कन्वर्जन जो होता है आपका, कि आप बोल के करते हैं, आप बोलते हैं आपका मैसेज लिखते हैं, तो वो भी चलता है। और वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारे काम आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। तो आंसर बनता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड 5। तो लिखा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज एन एनी मशीन दैट एग्जिबिट द ट्रेट एसोसिएटेड विद द ह्यूमन माइंड सच एज द लर्निंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। It is a wide-ranging branch of the computer science concerned with the building smart machines capable of the performing the task that typically required human intelligence. It is an interdisciplinary science with the multiple approaches, but advancements in the machine learning and the deep learning are created a paradigm shift in the virtually every sector of the tech industry. Artificial intelligence has the potential to cut the energy waste, lower energy cost, and the facilitate the accelerate the use of the clean renewable energy. तो ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सारे सही है, ठीक है ना, ये यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारे आपके सही बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, जिसे VLC टेक्नोलॉजी बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो लिखा हुआ है VLC यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 375 to 780। जो आपके क्या होते हैं विजिबल लाइट्स होती है, तो यहाँ पे विजिबल लाइट की तो बात कर रहा है, और आपका जो विजिबल लाइट होता है 400 to 800 nm के आसपास होती है, तो ये बिल्कुल सही है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। फिर लिखा नोन एज द लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल, नहीं लॉन्ग रेंज नहीं होती, लॉन्ग रेंज होती है आपकी रेडियो वेव्स, ये आपकी कैसी होती है शॉर्ट रेंज होती है, मीडियम रेंज जिन्हें बोला जाता है, तो ये गलत हो जाता है। VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा फास्टर देन द ब्लूटूथ, ये आपका सही है। और VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस, तो ये भी आपका सही है। तो ये बन जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। तो पढ़ लेते, देखो लिखा हुआ है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ वायरलेस मेथड दैट इनेबल हाई स्पीड ट्रांसमिशंस
of the data with the visible light. It makes use of the visible light spectrum. It occupies the spectrum from the 380 to 750 nm. तो पहला आपका सही होता है. इट एनेबल द हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्राइमरी इन द इंडोर इन्वायरमेंट. अब ये याद रखना है कि जो VLC आपका यूज होता है ये इंडोर इन्वायरमेंट में होता है. मतलब ये आपका जो क्या होती है, जो आपकी क्या होती है, जैसे दीवार होती है उसको भी भेद नहीं पाती, मतलब ये इंडोर में चलेगी, आपका टकरा के वापस आ जाएगी, क्रॉसिंग नहीं करने देती. तो लिखा इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉलिड स्टेट लाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वन provided by the light emitting diode. The data is transmitted by the modulating the intensity of the light given off by light sources, and the signal is received by the photodiode devices that transform the data into the form of the are the readily consumed by the end users. अब देखो आगे के लिए VLC system operate at the optical frequency and emit no electromagnetic interference. ये आपका इंटरफ्रेंसेस को नहीं निकालती है. तो आपका यहाँ पे चौथा क्या हो जाता है, सही हो जाता है, मतलब therefore it can be used in the healthcare services. एडवांटेज देखेंगे दिस टेक्नोलॉजी का द साइज ऑफ द विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम विच इज 10,000 टाइम्स लार्जर देन द एंटायर रेडियो स्पेक्ट्रम से आपका 10,000 टाइम्स क्या होता है, बड़ा होता है. लाइट ट्रेवल 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड विच इज फास्टर देन द 344 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल्ड बाय द रेडियो वेव्स इन द एयर. तो ये फास्ट होती है. द नेचर ऑफ द लाइट इज दैट इन द अनेबल टू पास द थ्रू द ओपेक वॉल्स. आपकी जो ओपेक होती है, एक होता है ट्रांसलूसेंट होता है, एक होता है ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मतलब जो बिल्कुल आपका आर पार हो जाती है लाइट. ट्रांसलूसेंट होता है जो आपका आधी पार हो पाती है लाइट, मतलब पूरी तरीके से पार नहीं हो पाती. और ओपेक को आप जानते हैं बिल्कुल कैसा होता है आपका, जिससे आप आर पार नहीं देख सकते, जैसे आपकी वॉल होती है, तो वहाँ पर ये क्या करती है आपका पास नहीं हो पाती. इसलिए जो होता है इंडोर इन्वायरमेंट और शॉर्ट रेंज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए लॉन्ग रेंज में इनका इस्तेमाल नहीं होता. लाइफ आई जैसे बोला, लाइट फिडिलिटी जैसे बोला जाता है, ये टेक्नोलॉजी आपका वाईफाई से भी खतरनाक होती है, वायरलेस फिडिलिटी से. इसमें आपका लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि वायर का. तो लिखा हुआ लाइफाई स्टैंड्स फॉर द लाइट fidelity. It is a technology under the VLCT. It can transmit the enormous amount of the data through the LED light emitting diode के through. Li-Fi can transmit the large amount of data. मैंने बताया था, ये आपका रिसेंट न्यूज़ में भी रहा है पिछले साल, इसलिए पूछा गया था पिछले साल कि Li-Fi जो होगा वाईफाई से बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि इसमें जो आपका क्या होगा, डाटा ट्रांसफर होगा वो लाइट की स्पीड से हो सकता है. इसलिए ये ब्लूटूथ और वाईफाई से काफ़ी ज़्यादा तेज होने वाला है. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपने नाम सुना होगा, जैसे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी होता है, वहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपका इस्तेमाल होता है. पर ये केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए सही नहीं होती, केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए ही नहीं होती, कई सारे आप इससे रिलेटेड काम कर सकते हो. तो पहले इट इज़ अ पब्लिक लेजर. बिल्कुल सही है, पब्लिक लेजर है दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट. सभी इसमें जा सकते हैं और बोल सकते हैं जो आपका क्या सारे काम कर सकते हैं, बट विच नो सिंगल यूज़र कंट्रोल. अच्छा याद रखिए, पब्लिक लेजर होता है जो सभी के लिए खुला होता है, और ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है. बात समझ में. जैसे ब्लॉकचेन के, तो जैसा आपने देखा होगा कि बिटकॉइंस में क्या कर दी जाती है, फिरौती मार दी. जैसे रैंसमवेयर का नाम सुना होगा. तो रैंसमवेयर में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में इस तरह के वायरस अटैक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि पूरा डाटा क्या हो जाता है आपका, ब्लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है. और उसे खोलने के लिए क्या होता है कि जो आपके हैकर्स होते हैं वो क्या मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं, और वो मांगते हैं रैंसमवेयर की फॉर्म में, मतलब बिटकॉइंस वगैरह मांग लेंगे. उससे होता क्या है कि जब बिटकॉइंस उन्हें दिए जाते हैं तो उसका जो आपका डाटा होता है, अब मैंने बता दिया वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का तो उसमें कंट्रोल नहीं है, ना ही किसी गवर्नमेंट का होता है. इसलिए भारत भी इससे थोड़ा हिचकिचा रहा है, और भारत कोशिश कर रहा है कि अपने क्या करें, अपनी एक क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करें. अच्छा लिखा हुआ है, तो आपका पहला तो आपका बिल्कुल सही है. दूसरे को द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन द ब्लॉकचेन आर सच दैट द ऑल द डाटा इन इट आर अबाउट द क्रिप्टो करेंसी. अभी जहाँ पर ये ऑनली आ जाता है ना, तो मान के चलो 95% आपका गलत है. केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं होता, बाकी कई सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा आगे. आगे लिखा एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिक फीचर्स ऑफ द ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट द एनीबॉडी परमिशन. बिल्कुल सही है. ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी होती है वो विदाउट किसी की भी परमिशन की आपकी क्या होती है, इंट्रोड्यूस हो जाती है. अब मान लीजिए अगर कोई आपके कोड, जैसा बोलते हैं ना, आपका कोड को डिकोड करना चाह रहा होगा. मान लीजिए आपने आपके अंदर आपके वो तो प्रोफाइल में कई सारी क्रिप्टो करेंसी है. अब मान लीजिए उसे कोई डिकोड करके हैक करके क्रिप्टो करेंसी अपने सिस्टम में डालने की कोशिश करेगा, तो होगा क्या कि वो कोडिंग जो होगी वो डिकोड होगी नहीं. वो क्या हो जाएगा आपका, पहले से क्या हो जाएगा, मैं बोलते हैं वो जो कोड होगा वो ब्रेक कर जाएगा, और जो जितना भी क्या होगा डाटा इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, लैक कर जाएगी. तो ये इसका फ़ायदा है, मतलब इसे हैक करना लगभग नामुमकिन है. तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका कि कौन सा सही है ना, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज़ द राइट आंसर. पढ़ लेते देखो लिखा हुआ है कि इट इज़ रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. इट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, द ट्रैकिंग द असेट्स इन अ बिजनेस नेटवर्क. इट इज़ आइडल फॉर द डिलीवरिंग द इन्फॉर्मेशन इन द बिजनेस बिकॉज इट प्रोवाइड द इमीडिएट शेयर्ड एंड द कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द
immutable ledger and that can be accessed only by the permission network members with the shared ledger. Transactions are recorded only once. एक बार हो सकती है एलिमिनेट इन द डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट, और किसको एलिमिनेट कर दी थी कि डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकता, मतलब यहाँ पे हैक करना नामुमकिन के आसपास, नामुमकिन ही मान के चलिए. नो पार्टिसिपेंट कैन चेंज और टेम्पर विद द ट्रांजेक्शन आफ्टर इट बीन रिकॉर्डेड टू द शेयर्ड लेजर. द ब्लॉकचेन block from the chain of the data as the ownership changes hence it is no single user control. याद रखना किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास इसका कंट्रोल नहीं होता है. The block confirms the exact times and the sequence of the transactions, and the block links securely together to prevent any block from the being altered. Each additional blocks strengthen the verification of the previous blocks, and hence the entire blockchain is formed. The verification of each blocks make the blockchain tamper evident and build a ledger of the transaction that networks member can trust. The application that depends on the basic feature of the blockchain can be developed without asking anybody. आपको पूछने की जरूरत नहीं है परमिशन के लिए, और पेइंग एनीवन, आप किसी को पे कर सकते हैं. सिंस ब्लॉकचेन ऑपरेट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन, कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, कई चीज़ों के लिए इसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. लिखा हुआ प्लेटफॉर्म रिक्वायरिंग नो सेंट्रल सुपरविजन, इट इज़ यूज्ड इन द वोटिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंकिंग मैसेजिंग ऐप में कर सकते हैं, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग में कर सकते हैं. तो केवल ये जो आपका है रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो जाता किसके साथ, क्रिप्टो करेंसी के भाई की क्रिप्टो करेंसी में आपका ब्लॉकचेन में इस्तेमाल करते हैं. ब्लॉकचेन क्यों नाम दिया गया, उसमें यह है कि अगर एक भी ब्लॉक का आपका क्या होता है उसे डिकोड करने को तो पूरी चेन टूट जाएगी तो हैक करना लगभग नामुमकिन. जो पूरा डाटा शेयर होगा, डाटा शेयर करने की कोशिश होगी, वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगा बीच में ही. तो इस तरीके से ब्लॉकचेन देखो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप. वॉलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल वॉलेट में इस्तेमाल किया जा सकता है, आपका क्रिप्टो करेंसी में, माइनिंग में आपका इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है ना. आपका जो ट्रस्ट है, नेटवर्किंग है, ट्रांजैक्शंस है, स्मार्ट जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अलग अलग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है ना, कई सारी जगह पे आपका क्या कर सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये था आपके आज के क्वेश्चन 31 से लेकर 40 तक. तो जो मैं इसका PDF है वो व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप है दोनों में शेयर कर दूंगा. उसमें जो आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे 21 से लेकर 40 तक देखने मिलेंगे. यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए. अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि थोड़ा सा EPFO का जो पेपर है 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर को है, तो कोशिश होगी कि मैं ज़्यादातर वीडियोस जो होंगी वो किससे रिलेटेड लाऊँ आपके लिए, तो EPFO से रिलेटेड लाऊँगा. ठीक है ना. और बाकी जो लिंक है मैं फेसबुक पे भी शेयर कर लेता हूँ, तो वहाँ पर भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं. तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.